मैं सुमित सर, आप लोगों के बीच में आईटीआई और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेल्डर टेट से, वो क्वेश्चंस को लेके आया हूं। और ये नया चैनल है, आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, करना है। अभी तक ओपन माइंड गुरुजी चैनल पे आप लोगों का जो सीरीज चलता था, वो आईटीआई में जो परीक्षा होती थी उससे रिलेटेड था। यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस लेने वाले हैं। और प्लस आईटीआई के जो न्यू सेशन जो है, वो भी यानी कि परीक्षा के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे यहीं पे लिए जाएंगे। आप लोगों को आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना, और अपने नज़दीकी जो भी वेल्डर से रिलेटेड आपके दोस्त और मित्र होंगे या भाई लोग होंगे, उनको भी आपको ये चैनल के बारे में बताना है और शेयर कर देना है। क्योंकि कैसा है यानी कि सभी यानी कि जो साथ रहे और एक साथ रहे, तो आप लोग ऐसा ना सोचे कि यानी कि ये अच्छा सीरीज है, हम ही केवल पढ़े, हमारा दोस्त का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखो कैसा है कि सभी जन का साथ, कुछ वो उसके पास नॉलेज है, कुछ आपके पास नॉलेज है, मिलजुल के सभी जन एक साथ यानी कि तैयारी करें तो सबका यानी कि भला होता है। ठीक है, चलो अपन आप आगे की ओर देखेंगे कि इसमें यानी कि क्या क्या सिखाया जाएगा और कहाँ से क्वेश्चंस लिए जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस यानी कि सीरीज चलने वाली है। ठीक है, तो पहला सीरीज है, पहला आज का हमारा क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हमें यानी कि कैसा है कि हमने क्या किया है, आईटीआई में वेल्डर ट्रेड किया है। ठीक है, वेल्डर ट्रेड का यानी कि कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है आप लोगों को पता ही होगा। ये वेल्डर ट्रेड जो है एक छोटी ट्रेड नहीं है, बहुत बड़ी ट्रेड है, जो कि इसके बगैर यानी कि कोई भी आज के डेट में यानी कि जो भी है यानी कि अपन देख लेते हैं, गाड़ी से हो गया, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज है, ये सभी चीजें, पुल ब्रिज, जो भी चीजें हैं, ये वेल्डिंग के बिना अधूरा है। ठीक है, क्योंकि कैसा है कि अगर वेल्डिंग ना होती तो ये चीजें आज हमारे बीच में नहीं होता, क्योंकि जो भी पार्ट्स एक दूसरे को जोड़ के बना गया है, उसी के अकॉर्डिंग सभी चीजें यानी कि हमें आज उपलब्ध है। ठीक है, तो वेल्डर ट्रेड एक छोटा ट्रेड नहीं है, काफी बड़ा ट्रेड है। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन अभी जो मैं लेके आया हूँ, ये विभिन्न यानी कि क्षेत्रों में जो सरकारी नौकरियों के लिए पेपर होते हैं, उन सभी क्षेत्रों के पेपर कलेक्ट करके उसके जो क्वेश्चन है उसको मैं यानी कि आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कैसा है, हमें कम समय में ज्यादा गेन करना होता है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव कैसा है, कॉम्पिटिटिव में रोज बच्चे यानी कि पढ़ पढ़ के इतने ये टैलेंटेड हो गए हैं और इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं कि आपको यानी कि कहीं से पूछो तो कंपटीशन हाई होते जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि कंपटीशन हाई हो गया है और ज्यादा क्वेश्चन से हमें रट्टा करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों का कम से कम क्वेश्चन में पूरे सिलेबस और हर एक क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, वो सभी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यानी कैसा है। अभी एक मॉइल से एक जो भारत सरकार का भी का ये है, वहां से भी अभी वेल्डर ट्रेड के कुछ पोस्ट आए हैं, और अभी डीआरडीओ से आने वाला है, सेल से भी आने वाला है। ऐसे आने के हर एक जगह से, वाईजेक रेलवे से भी अभी आने के, अभी तो टेक्नीशियन नहीं पूछा जा रहा है फिलहाल, यहाँ ना वहाँ पे भी दो चार क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि अभी यहाँ से एक एक सीरीज जो चलेगी वो आप लोगों को देखते जाना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जीके का ऐसा क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी जो कि सीधा पेपर में आप लोगों को टकराव होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यानी कि जीके का क्वेश्चन यानी कि सुमित सर ने बता दिया तो ऐसे टाइम पास वाले क्वेश्चंस नहीं देंगे, सीधा पेपर में आप लोगों को दिखेगा एकदम, यानी कि यही पेपर में छपेगा, ऐसा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेके आऊंगा। टाइम पास यहाँ पे करना बिल्कुल मेरे को भी, इसको भी अच्छा लगता नहीं, और आप लोगों को भी यानी कि टाइम पास नहीं करना है। जहां आप लोगों को लगे कि ये अच्छा चैनल है और अच्छा गेन हो रहा है, वहीं से आप लोगों को तैयारी करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है मैथ, कहीं कहीं देखो कैसा होता है कि आप जब हम आईटीआई का तैयारी करने निकलते हैं, तो क्या होता है कि हमें यानी कि 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, उसमें से 80 टेक टेक होता है, और 10-10 क्वेश्चंस, 10 जीके के और 10 रीजनिंग या मैथ होते हैं। ठीक है, ऐसे करके यानी कि पूछे जाते हैं। तो मैं इससे आप लोगों को मैथ का भी यानी करवा दे रहा हूँ, जो कि यानी कि कोई भी बच्चा मेरा यानी कि ऐसा ना हो कि यानी कि टेक्निकल तो 80 मार्क का मैंने करा दिया लेकिन 20 मार्क उसको मैंने नहीं कराया, तो उसके कारण उसका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरिट अभी 80 80 प्लस 70 प्लस जा रहा है। तो मेरा जो भी बच्चा रहे, तो उसको टेक्निकल का जो पेपर अगर देने जा रहा है, तो उसको जीके मैथ भी यहीं से उसको यानी कि तैयारी हो जाए, और सेम क्वेश्चन छपेगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आज का ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम यानी क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा वेल्डर ट्रेड से, वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचने का निम्न में से कौन सा साधन है। देखो, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं, जहां भी हम वेल्डिंग करते हैं, वहां पे आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो हमें क्या करना है, वहां पे आग लगने की संभावना जब बनी रहती है, तो वहां पे कम से कम हमें फायर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें तैयार रखने हैं। ठीक है, तो जहां भी हम वेल्डिंग करते हैं, एक तो यानी कि फायर का जो टंकी आती है, जिसमें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का वो होता है,
तो वो टंकी हमें रखना है, साथ ही साथ एक बकेट में पानी, एक बकेट में रेती, हमें इतनी चीजें रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी सिचुएशन बताते नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार देखो, ये इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2017 में। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सही आंसर क्या है, रेती। रेती कैसी होती है, जो हम गिट्टी सीमेंट में जो मिलाते हैं ना रेती, जो हम घर बनाने के लिए, स्लाब बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, उसको हम कहते हैं रेती। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि जैसे आईटीआई में फाइल गार्ड को भी हम रेती कहते हैं बोलचाल भाषा में, तो वो रेती नहीं है। जब आग लगेगी तो उसको फेंकेंगे तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए हमें रेती समझना है। हमें जो गिट्टी सीमेंट में जो मिलाई जाती है, उस वो वाली रेती को हमें आग के जहां लगी है वहां पे डालेंगे तो बुझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखो कैसा है कि कोई भी दुर्घटना होती है तो पीड़ित व्यक्ति को यानी कि क्या क्या किया जाता है। अच्छा, मान के एक एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए कि आपको ही यानी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ हाथ में चोट लग जाती है, पैर में चोट लग जाती है, जलन या जल जाते हैं, तो क्या क्या, क्या करते हैं हम? तुरंत क्या करते हैं, प्रथम उपचार के लिए हम दौड़ते हैं कि कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर की सहायता लेते हैं। तो आप अब ऑप्शन आप लोगों को देखना है, ये भी भेल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आराम करने के लिए कहना चाहिए, नहीं भैया, तुरंत हमें आने के एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी हुआ है, हमारा हाथ पैर जला है, कटा है, तो हमें तुरंत आराम नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत के तुरंत उपचार करना चाहिए। दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। क्या होता है कि जब हमारे नकली आते हैं तो पूछते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, तो वहां पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें सबसे पहले, वो सब तो होते रहता है बाद में भी, ठीक है, तुरंत हमें प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। चिकित्सा से आने तक देना चाहिए। देखो, चिकित्सक के आने तक, डॉक्टर के आने तक का लिटा देना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चाहे डॉक्टर को बहुत सारे सारे काम है, डॉक्टर अपना काम कब कंप्लीट करके आएगा कोई जानकारी नहीं है, हमें तुरंत के तुरंत उसके पास लेके जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन यानी सीरीज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक कमेंट तो डालिएगा कि सर हमें बहुत अच्छा लगा। अगर कुछ नहीं कह सकते तो एक एक यानी कि थम या थैंक यू ऐसा भी करके, यानी कि जो भी आपको लगे कि इस सीरीज से आपको जैसा भी लग रहा होगा वैसा एक कमेंट जरूर डालिएगा, ठीक है। मुझे भी कैसा होगा कि यानी अच्छा लगेगा तो यानी कि मैं आगे की और यानी कि क्वेश्चंस लाऊंगा, और क्वेश्चन से रिलेटेड भी आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो कमेंट से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चंस थोड़े इजी हो रहे हैं और हार्ड चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पहला क्लास है, क्वेश्चन को थोड़ा इजी ही लिया गया है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज से और सिलेबस से ही रिलेटेड लिया गया। अगर इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को धीरे धीरे हार्ड वाले भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में कहाँ किया जाता है? देखो, चिपिंग हैमर क्या होता है, जब जहाँ चिपिंग हैमर का कोण कैसा होता है, देखो अभी ये चिपिंग हैमर है, ठीक है, तो ये जो कोण होता है, ये होता है चिपिंग हैमर का कोण, ठीक है। तो ये क्या करता है, करता है स्लैग जो होता है ना, यहाँ पे देखो, हम बिल्डिंग के ऊपर से ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की एक परत चढ़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं, ठीक है। तो वो स्लैग को निकालने का जो काम होता है वो चिपिंग हैमर का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमें यानी कि यहाँ पे देखो ऐसे बारीक बारीक दिख रहे हैं, ये सब जो ये इसको कहते हैं स्पैटर, क्या कहते हैं, स्पैटर, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो चिंगारियां जो निकलती है ना फुलझड़ी की तरह, तो वो यानी क्या करता है, बारीक बारीक लोहे का जो बारीक बारीक कण होते हैं वो साइड साइड में चिपक जाते हैं, उससे हम निकालने के लिए क्या करते हैं, चिपिंग का हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में कहाँ किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है, चिपिंग हैमर के लिए किया जाता है, चिपिंग करने के लिए, ठीक है। वहां से और चिपिंग करने के लिए, रिवेटिंग करने के लिए, शीट मेटल मोड़ने के लिए, वेल्ड धातु का स्लैग उतारने के लिए, तो चिपिंग करने के लिए नहीं होता। चिपिंग करना क्या होगा, चिपिंग तो हमें क्या करना है, स्लैग उतारने के लिए। सही हमारा आंसर क्या होगा, स्लैग उतारने के लिए। इसको थोड़ा सा आप लोग हटा लेंगे, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या होगा, वेल्डिंग धातु के स्लैग उतारने के लिए। मैंने डी ऑप्शन देखा नहीं इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो निम्न में से निम्न चित्र में प्रदर्शित उपकरण क्या है? देखो, अभी आप लोग को ये डायग्राम दिख गया तो आप लोग इतना इतना तो समझ गए होंगे कि जो भी वेल्डर ट्रेड से आईटीआई एक साल अगर किया होगा, वो 10 दिन भी कॉलेज गया होगा या एक दिन भी यानी कि प्रैक्टिकल किया होगा, तो उसे ये समझ में आ जाएगा ये क्या है, ठीक है। तो अभी देखो कैसा इसका आंसर आंसर ऑप्शन में आप लोग खुद से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, इलेक्ट्रोड होल्डर पहला ही हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। ठीक है, कैंची नहीं है, कैंची नहीं क्या, ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं और ये है उसका लीवर है, ठीक है। ये जो लीवर भाग है इसको हम दबा के यहाँ से हम ये करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
रिविटिंग जोड़ का प्रकार निम्न में से कैसा होता है? रिविट, आप लोगों को पता होगा रिविट क्या होता है। रिविट ऐसा होता है कि दो धातुओं को बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सहायता के से या केमिकल सहायता से, यानी कि जोड़ा जो जाता है उससे हम रिविट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो प्लेट को लिया जाता है, जैसा ही देखो ये दो प्लेट हो गई। इसमें क्या किया जाता है, ये जो रिविट है, रिविट को हाँ हैमर की सहायता से क्या करते हैं, ठोक देते हैं। ये क्या होता है, वेल्ड होता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, तो यानी कि कैसा होता है, तो देखो इसमें से कहने कि एक लैप जॉइंट होता है। ठीक है, ऐसे हम दो प्लेट को जोड़ रहे हैं तो क्या होता है कि जो भी एक के ऊपर प्लेट एक जोड़ी जाती है उससे हम क्या कहते हैं, लैप जोड़ कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो कैसा है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो समझाता इसलिए हूँ कि नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ो आंसर बता दो सर, खटाखट खटाखट, यानी कि 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए। देखो भैया, पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ना है तो आधा घंटा 1 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। और ये मैक्सिमम आधा घंटा या पौन घंटे का क्लास होने ही वाला है, क्योंकि मेरा जो है क्लास, जो बच्चा यानी कि पढ़ेगा तो वो उसको लाइफ टाइम ध्यान में रहेगा और वो सफलता बिल्कुल पाएगा। क्योंकि कैसा है, मैं टाइम इसलिए लेता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि जब तक आपको समझाऊंगा नहीं तब तक आपको समझ में आएगा भी नहीं कि हुआ क्या है। मैं क्वेश्चन से फटाफट फटाफट करा दूंगा, आपके ध्यान में रहेगा नहीं। ठीक है, इसलिए देखो मैं एक बारीकी से समझा रहा हूँ। लैप जोड़ क्या होता है, लैप जोड़ एक के ऊपर एक सीट जो रहती है उसको हम क्या कहते हैं, लैप जोड़ कहते हैं। और बट जोड़ क्या होता है, एक यानी सिरा पे इस तरह से, यानी कि एक के ऊपर एक यानी कि जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बट जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिविट होगा होगा इसे हम क्या कहते हैं रिविट जो किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे रेलवे पुल्स, जो देखे होंगे जो पुराने जो रेलवे पुल्स बने, वहां पे आप लोगों को रिविट देखने को मिलेगा। वहां पे वेल्डिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो वो कैसा जोड़ है, जोड़ है लैप जोड़ और बट जोड़ दोनों में काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यानी कि क्या पूछ रहा है, रिविट जोड़ का प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो लैप जोड़ भी है, बट जोड़ भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्न में से कौन सा अस्थाई जोड़ है? देखो परमानेंट जोड़ के बारे में पूछ रहा है, ये अस्थाई, अस्थाई। ठीक है, ये जो फिक्स जोड़ है, तो स्क्रू जोड़ जो है, स्क्रू स्क्रू क्या करते हैं हम, पेचकस से के सहायता से हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हमारा अस्थाई जोड़ हुआ क्या, नहीं वो टेम्पररी जोड़ हो गया, क्योंकि हम एक बार जोड़ सके फिर उसको हम अलग करके फिर से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल्ट और नट, नट द्वारा तो सेम है, स्क्रू भी सेम है और नट बोल्ट भी सेम है। ठीक है, ब्रेजिंग, ब्रेजिंग क्या होता है, जैसे सोल्डरिंग वगैरह को जो होता है ना, तो उससे ब्रेजिंग कहते हैं। तो सोल्डरिंग को क्या करते हैं, फिर से गर्म करके हटा सकते हैं और फिर हम उसको यानी फिर से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है हमारा। वेल्डिंग जो होता है ये परमानेंट होता है। ठीक है, ये दो डीआरडीओ 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन है। वेल्डिंग जो होता है ये कैसा है, परमानेंट जोड़ता है, एक बार अगर जोड़ दिया गया तो उसको हम फिर से अलग नहीं कर सकते हैं। अब अलग करने के लिए उसको हमें हमें कटर की की सहायता से कट करना होता है, या गैस कटर के सहायता से, वेल्डिंग से, तो वहां पे जो भी आएगा वो भाग बने तो उपयोग में नहीं आएगा, वो बाहर अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहा जाता है अस्थाई जोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोल्डर में मिश्रण होता है, देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि टेक और नॉन टेक दोनों जगह पूछा जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 80 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन फिक्स है कि रहता ही रहता है अधिकतर, यानी कि पेपर में मैंने देखा है, और इसको यानी कि हम काफी बच्चों ने भी बताया कि ये क्वेश्चन आया ही था। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ध्यान में रखना, सोल्डर जो होता है, जो हमें टाका लगाने वाला जो होता है ना सोल्डर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, वहाँ जाता है, उसमें टीन और शीशा का मिश्रण होता है। ठीक है, उसमें कुछ टीन होता है और कुछ शीशा होता है, परसेंटेज वाइज। हम जब लेसन वाइज पढ़ाएंगे ना, एक 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 एक, एक लेसन, तो उसमें आपको पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, सोल्डर कैसा बनता है, कौन कौन से कितने परसेंटेज भाग होते हैं, सभी चीजें। अभी हम यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं तो एमसीक्यू फटाफट हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें भी कोई नहीं, यानी कठोर सोल्डर, नर्म सोल्डर, ये आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पावर की इकाई में व्यक्त किया जाता है, देखो ये क्वेश्चंस भी हर बार पूछा ही जाता है, इसलिए कैसा है, देखो ये भेल टेक्निकल 2018 में पूछा गया है। ये जो पावर जो है वो है वोल्ट जिसको कहा जाता है, जो पावर, तो इसको वाट में नापा जाता है। ठीक है, इसकी जो इकाई किस में होती है, वाट में होती है। ठीक है, ये इसका यानी कि ये फार्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, इसको यानी कैसे वोल्ट और करंट को यानी कि इंटू करके जो उसका आएगा उसको वाट में, इसका भी अपन अपने आगे जिक्र में करेंगे जब लेसन चलेगा तब। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन है आपको अगर नोट करना होगा तो एक रजिस्टर, एक बुक ले लीजिए, उसमें नोट करिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैंप का उपयोग होता है। देखो आर्क वेल्डिंग जो भी होता है ये किससे होता है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें हमें अर्थ क्लैंप का उपयोग और इलेक्ट्रोड होल्डर का उपयोग किया ही किया जाता है, ठीक है। तो अर्थ क्लैंप का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अर्थ क्लैंप का इसलिए उपयोग किया जाता है कि जहां हम वर्क कर रहे हैं, जिसको वर्क कर रहे हैं उसको हमें करंट की यानी कि प्लस निगेटिव दोनों जब तक मिलेगा नहीं तब तक यानी कि वेल्ड होगा नहीं, ठीक है। तो अभी ये पहला ऑप्शन बोल रहा है वेल्डिंग के समय इलेक्ट्रोड पर मजबूती पकड़ बनाने के लिए। इलेक्ट्रोड से कोई रिलेटेड अर्थ क्लैंप का होता नहीं है, ठीक है। अर्थ केबल को इलेक्ट्रोड से जोड़ने के लिए, अर्थ केबल को इलेक्ट्रोड से जोड़ने के लिए भी इसका काम नहीं होता है। तो ये क्या करता है आपको करंट प्रदान करता है और वर्क को ये करता है, ठीक है। अर्थिंग केबल को कम काम करने वाले, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, कम हो गया है, काम करने वाले पदार्थ से जोड़ने के लिए। देखो अर्थिंग केबल को ये जोड़ने के लिए काम करता है, ठीक है। अर्थिंग केबल जो काम जहाँ कर रहे हैं उसको पे करने वाले वाले पदार्थ हैं, जो हम इलेक्ट्रोड का उपयोग कर रहे हैं, मेटल को पिघलाने का जो काम कर रहे हैं, तो उसको यानी कि जोड़ने के लिए अर्थ केबल का प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग केबल से इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए तो इससे भी इसका रिलेटेड इलेक्ट्रोड को प्रभाव करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें सी आंसर मारना है, क्योंकि कैसा है, इलेक्ट्रोड का विद्युत धारा का प्रभाव अर्थ केबल से कोई ये नहीं है, उसे हम यानी कि अर्थिंग को हम टेबल में हम क्या करते हैं, लगा के रख देते हैं, ठीक है। तो वो वहां पे करंट रहता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। फ्लेम के सबसे अधिक चमकदार भाग का तापमान होता है। देखो ये गैस वेल्डिंग से रिलेटेड है, तो आप लोगों को देखना है कि फ्लेम जब होता है, गैस वेल्डिंग आप लोग किए होंगे तो देखे होंगे, उसमें 3 लेयर की फ्लेम होती है। एक बाहरी लेयर होती है, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो सब चमकदार भाग ये जो है ये जो है नीला कलर में आप लोग देखे होंगे, छोटा सा टिप होता है, यही भाग होता है चमकदार भाग, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है इसका जो तापमान पूछ रहा है, तो तापमान सबसे ज्यादा तापमान इसके टिप पे होता है, ठीक है। कभी भी देखना आप लोग गैस वेल्डिंग जब करते होंगे तो यहाँ पे जब तक ये नीला वाला भाग नहीं टच होगा तब तक वो मेटल पिघलेगा नहीं। प्री हीटिंग के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे हम नीले वाले भाग को टच करते हैं तो पिघलना मेटल का चालू हो जाता है। तो हमारा सबसे अधिक तापमान किसमें होता है, तो वो आंतरिक भाग, ठीक है, आंतरिक भाग जो भीतरी कोण है ना, इसमें हमारा सबसे अधिक भाग होता है। इसका टोटल तापमान होता है, सबसे ज्यादा तापमान होता है। तो यहाँ ऑप्शन के बेस में सबसे ज्यादा जिसको पाया जाता है उसे देखो, आमतौर पे गैस वेल्डिंग का जो तापमान होता है 3100, 3200, 3300, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। ऐसे करके यानी कि 3 फ्लेम होती है। तो न्यूट्रल फ्लेम जो होता है वो कैसा होता है, मध्य होता है, ठीक है, बीच का भाग होता है, तो उसको 3200 में नापा जाता है। और कार्बोराइजिंग यानी कि हाई होता है और ऑक्सीडाइजिंग थोड़ा लो होता है। तो 3300 तक यानी कि इसमें बोल रहा है तापमान अधिकतम बोल रहा है, अधिक तापमान। तो हमारा सबसे अधिक कौन सा है, ये हमारा अधिक है, ठीक है। सबसे 3400 दिख रहा है, 3300 तक ऊपर भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सभी कैसा है 3100 से नीचे है, ठीक है। 3100 से ऊपर ये यही है, तो ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेल्डिंग के लिए डीसी मशीन का प्रयोग करने से लाभ होता है। देखो डीसी मशीन से क्या होता है, और एसी डीसी 2 प्रकार की मशीन होती है, ठीक है। एक एसी होती है जो होती है, और एक डीसी होती है। तो डीसी जो मशीन होती है क्या करती है, फेरस तथा नॉन फेरस धातु को वेल्ड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों जो धातु है, फेरस और नॉन फेरस दोनों धातु का हम क्या करते हैं डीसी मशीन में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि डीसी मशीन का यानी कि वहां पे उपयोग ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये उसका कुछ डिटेल्स दिया है डीसी वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग के लिए डीसी मशीन का प्रयोग करने में निम्न लाभ है। फेरस तथा नॉन फेरस को दोनों को हम यानी कि वेल्ड कर सकते हैं। समय के साथ पोलैरिटी नहीं बदलती, जिससे आर्क स्थित रहती है, अच्छी वेल्डिंग बिट बनती है। पोलैरिटी क्या होता है, प्लस माइनस नेगेटिव जो रहता है वो उसको हम क्या करते हैं अदली बदली करते हैं, तब उसको यानी कि पोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। करंट को रिमोट द्वारा कंट्रोल किया जाना संभव है, ठीक है। करंट जो होता है उसको यानी हम क्या करते हैं कि जितना यानी कि हमें एम्पियर लगता है उतना हम इसको यानी कर सकते हैं। इसमें पतली कोटिंग या बिना कोटिंग किए हुए इलेक्ट्रोड भी प्रयोग किया जा सकता है। डीसी जो होता है क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, उसमें लो यानी करंट होता है, तो इसलिए हमें वहां पे पतली रॉड भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्क वेल्डिंग में रेक्टिफायर सेट का क्या कार्य है। देखो आर्क वेल्डिंग जो होता है जो भी बिजली से रिलेटेड होता है वो आर्क वेल्डिंग होता है।
तो आर्क वेल्डिंग में रेक्टिफायर सेट, रेक्टिफायर क्या होता है तो एसी को डीसी में जो परिवर्तित करता है वो हमारा रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, जो भी आप लोग देखे होंगे घर में भी उपकरण होता है, तो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उससे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि यानी कि क्या कार्य है, तो देखो बिना रिवेटिंग फोर्स डीसी वेल्डिंग आउटपुट देता है। देखो डीसी वेल्डिंग आउटपुट तो रेक्टिफायर देगा ही, क्योंकि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है तो डीसी वेल्डिंग आउटपुट देता ही है। तो हमारा आंसर, और एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन के बेस में हमारा सी आंसर होगा, ए और दोनों, क्योंकि ये दोनों ही सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा उसका ये है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, वही जो मैंने बताया वही चीजें हैं। ठीक है, वेल्डिंग सेट का प्रकार है, वेल्डिंग सेट का प्रकार है। इसमें से देखो क्या बोल रहा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर सेट, एसी टू डीसी रेक्टिफायर सेट, उपयोग सभी। ये तीनों हमारा वेल्डिंग सेट में आता है, तीनों की मशीन होती है, तीनों से हम वेल्डिंग करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, उपयोग सभी। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। ये डीआरडीओ टेक्निकल 2016 में पूछा गया, और अभी से तैयारी में लग जाइए। हाल ही में आप लोगों को डीआरडीओ को रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा, वेल्डर से काफी अच्छी सीट आती है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थ्री फेज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का लाभ क्या है। देखो थ्री फेज, अब आते हैं सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज पे होता क्या है। जो भी हमारी वेल्डिंग मशीन होती है ये तीनों फेज पे काम करती है, सिंगल फेज, डबल फेज, थ्री फेज। ठीक है, आप लोगों को यानी कि एक छोटा छोटा सा वीडियो बना के मैं अपने व्हाट्सएप में आईटीआई का, जहाँ पे मैं लेक्चर देता हूँ, टीचर्स हूँ, वहां से मैं आप लोगों को यानी मशीनरी का वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा, थ्री फेज, सिंगल फेज, डबल फेज क्या होता है और कैसा उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो थ्री फेज होता है वो 440 वोल्ट पे काम करता है। किस पे काम करता है, 440 वोल्ट पे, और सिंगल फेज 220 या 240 वोल्ट पकड़ के चलो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सिंगल फेज, डबल फेज। इसमें क्या होता है कि जो वेल्डिंग जो होती है, ये क्या होता है, एक मेटल को पिघलाता है, तो उससे जितना भी यानी कि उसको चाहिए, यानी जितना करंट उसको चाहिए, एम्पियर चाहिए, जितना कि उसको गला सके, पावर पावर चाहिए, मोटा से मोटा मेटल को यानी कटिंग कर सकता है, तो उससे हम क्या करना है, तो वो ऐसी मशीन के लिए हमें सिंगल फेज, डबल फेज, थ्री फेज का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या करना है, उसमें पूछ रहा है थ्री फेज का लाभ क्या है, शक्ति उपभोग को बचाता है। ठीक है, ये क्या करता है जितना भी करंट चाहिए उसके हिसाब से वो आपको यानी कि करंट देगा, और उपभोग को बचाता है। शक्ति जो है वो जो बिजली की खपत क्या करेगा, थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि उसमें ज्यादा समय नहीं लगता, तुरंत के तुरंत कंप्लीट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। चित्र में वेल्डिंग की कौन सी स्थिति दर्शाई गई है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या किया गया है, ऊपर की ओर स्लैब जैसा होता है ना हमारा सीलिंग, वही उस तरह से पोजीशन इसका दिख रहा है। तो ये इधर से वेल्डिंग होते 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 इधर की ओर आ रहे हैं, तो इसको यानी कि क्या कहते हैं, कहते हैं शिरोपीत। देखो अभी कैसा है, वर्ड थोड़ा सा हिंदी में लिया गया है, तो थोड़ा सा वर्ड चेंज है, और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। शिरोपीत मतलब कैसा, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, समतल, समतल नीचे वाले भाग को कहा जाता है। ठीक है, तो जो अपन पूछते हैं ना, कहने की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन, तो ये उसी को भाग को हम इंग्लिश में थोड़ा सा आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन ये हिंदी में पेपर पूछा जाता है, तो हिंदी में आप लोग को इस तरह का वर्ड यूज होता है। तो अभी आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है ना, आपको पता है कि ये ओवरहेड इसको कहा जाता है। ठीक है, ओवरहेड मतलब क्या होता है, सिर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, समतल, ये तीनों नहीं होगा, सिरोपीत परी, सिरोपरी मतलब सिर के ऊपर। ठीक है, सिरोपरी। ठीक है, ये ऐसे हमें तो क्वेश्चन का पकड़ना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन को एक दो बार शांति से, जब पेपर में आए तो एक बार दो बार सोचना है, और इसलिए मैं क्वेश्चन को इस तरह से बता दे रहा हूँ कि आप लोग को जब ये पढ़े रहोगे तो आप लोग को याद आ जाएगा कि सर ने ये बताया था ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेनिट्रेशन की कमी का मुख्य कारण है। पेनिट्रेशन क्या होता है, देखो कैसा होता है, तो है इसमें यानी कि पेनिट्रेशन मतलब ये जो वेल्ड करते हैं ना हम, इसको यानी पेनिट्रेशन कहा जाता है, वेल्ड के भाग को पेनिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, पूरा आंतरिक यानी कि जब तक ये बाहर, देखो ये होता है रूट गैप, आप लोग पढ़े होंगे, 2 mm का रूट गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि वेल्ड का जो सतह है ये क्या करेगा, नीचे की ओर आ जाए, पूरा वेल्ड हो जाए। तो इसमें जो वेल्ड होता है इसी को कहते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, जो इसी को कहते हैं पेनिट्रेशन, कोई अलग से वर्ड यानी कि अलग वर्ड नहीं है, ये आपका वेल्डिंग का ही है।
तो इसमें जो मुख्य कारण होता है पेनिट्रेशन की कमी, अगर वेल्ड अगर अच्छी तरह से नहीं होना तो उसमें क्या होता है, लो करंट की कमी होती है। अगर हाई करंट रहेगा तो मेटल को जल्द से जल्द पिघला के पूरा आंतरिक भाग तक भर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आर्क वेल्डिंग की लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो ठीक है, आर्क वेल्डिंग की जो लंबाई होती है, मोटाई होती है, ये किस पर निर्भर करती है? तो इलेक्ट्रोड के प्रकार पर, इलेक्ट्रोड जिस का हम लेंगे उसके ऊपर भी यानी कि डिफरेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड की कोटिंग पर, इलेक्ट्रोड का जो भी कोटिंग रहता है उस पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि हमारी मोटाई चौड़ाई यानी कि लंबाई उसी के ऊपर यानी कि हमें यानी पता चलता है। इलेक्ट्रोड के व्यास पर, ये जो व्यास है उसकी जो कोर भाग होता है, जैसे रॉड हो गया, तो इसके ऊपर जो लेपित होता है ऐसे, इसको यानी कि जो व्यास जो नापा जाता है, ये जो कोर जो रहता है इससे हमें व्यास कहा जाता है। कोटिंग अलग हो गया है। ठीक है, और प्रकार बोले तो लंबाई में। ठीक है, जैसे ये हो गया लंबाई इसकी। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इसकी लंबाई पर, तो ये सभी पर निर्भर करती है। आर्क की लंबाई किस पर निर्भर करती है? ये सभी तीनों पे ही निर्भर करती है। ठीक है, तो उपयोग सभी हमारा सही है, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष को पहचानिए। देखिए अभी ये आप लोगों को ध्यान से देखना है। इस चित्र में तुम्हें एक वेल्डिंग दोष है, मतलब यानी क्या है, गलत गलतियां हुई है। तो ठीक है, आप लोगों को देखना है कि इसमें कौन सी गलतियां हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है अंडर कट। ठीक दिख रहा है आपको अंडर कट, यहाँ पे कट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ये देखिए, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है ना यहाँ पे अंडर कट, ये दिख रहा है, यहाँ पे गड्ढा हुआ है, तो इसको कहते हैं अंडरकट। ये जो होता है ये कब होता है? जब वेल्डिंग करते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक करने की, और करंट कम ज्यादा ज्यादा रहा तब ये होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, कौन सी दोष पहचान है? तो ये अंडरकट की पहचान है। ठीक है, पहला हमारा सही आंसर है। ठीक है, अंडरकट। दरारें हैं? नहीं है। दरारें क्या कब होती है? जब इस तरह से दरारें आएगी तब होगी। ठीक है, धातु की कमी, धातु की कमी नहीं है क्योंकि वेल्ड पूरा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये वेल्ड पूरा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिलीन गैस पाइप का रंग होता है, एसिटिलीन जो गैस है उसका पाइप जो वो है किस रंग का होता है? किस रंग का होता है एसिटिलीन, जो कि हमारे ज्वलनशील पदार्थ में काम करता है? ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया, दो प्रकार की सिलेंडर होती है हमारी। ठीक है, तो जो C2H2 ये हमारा एसिटिलीन है और ये O2। ठीक है, तो एसिटिलीन गैस जो पाइप का रंग होता है किस तरह का होता है? ये रेड होता है। ठीक है, रेड होता है, और ये ऑक्सीजन का कैसा होता है? काला होता है। ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन हरदम पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दर्शाया गया सिलेंडर किस गैस सिलेंडर को प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये कह रहा है कि नीला रंग का। क्वेश्चन में आपको देखो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, इसलिए वहां पे नीला रंग लिखा है, तो आप लोग को एक नीला रंग का सिलेंडर मैं ला के दिखा दिया इस प्रकार का। तो आमतौर पे देखो आप लोग सोचते होंगे कि सर नीला रंग का हॉस्पिटल में भी हमें सिलेंडर दिखता है जो कि ऑक्सीजन से, तो एक मेडिकली जो होता है उसका कलर अलग होता है, हमारा वेल्डिंग के लिए अलग होता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग आप लोग को बता चुका गया है, काला है, लेकिन मेडिकल में नीला भी होता है यूज, और काला भी, दोनों ही यूज होता है, आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन सिलेंडर का कलर नहीं होता है, एस्टिन का लाल होता है, आर्गन जो होता है सिलेंडर हमारा नीला होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का भी लाल या मैरून ब्राउन कलर में होता है। ठीक है, आर्गन जो होता है हमारा सही आंसर है, नीला कलर का सिलेंडर से ही इंगित किया जाता है, आर्गन सिलेंडर हमें वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता देता हूं कि यानी टेलीग्राम भी चैनल अपना है सुमित टेक्निकल एकेडमी के नाम से, उसका भी लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम भी आप लोग यानी सुमित टेक्निकल यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, और मुझसे आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये मेरा नंबर है पर्सनल, आपको नंबर दे दिया गया है। ठीक है, 7066683558। आप लोगों को अधिकतर कॉल नहीं करना है, पहले आप लोगों को व्हाट्सएप एक मैसेज करना है। अगर आप लोग कुछ बात करनी है या कुछ जानकारी लेनी है तो मैसेज में पहले लिख देना है कि सर आपसे हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं आप लोगों को कॉल करूँगा, क्योंकि कॉल इतने आएंगे कि मैं अटेंड करते करते परेशान ना हो जाऊँ, इसलिए आप लोगों को भी परेशान नहीं करना है और मुझे भी आप लोगों को परेशान यानी कि नहीं करना है। मैं जैसे आप लोगों का मैसेज में देखूंगा देखूंगा मुझे यानी कि मैं आप लोगों को 100% कॉल करूंगा ही करूंगा। ठीक है, आप लोग मुझे बार बार कॉल करके मिस कॉल देकर ना परेशान करें। अरे कॉल अगर वेरी इंपॉर्टेंट है तो मैं कॉल आप करिए, मैं कॉल अटेंड भी करूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट यानी कि यहाँ से भी आप यूट्यूब पे ये सर्च करेंगे @ सुमित टेक्निकल एकेडमी, तो भी आपको तुरंत लिंक दिख जाएगा और सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है,
और जाते जाते एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसा है, ऐसा है, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहे। तो अगर आप रोज का रोज मेरा वीडियो देखेंगे और ज्ञान आपका बढ़ेगा, तो आप भी आगे की ओर बढ़ सकते हैं और आप भी किसी को समझा के बता के आगे की ओर आप भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग, क्योंकि ये चैनल चैनल नया चैनल है, और लाइक आप लोग जितना करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि आपको आप लोग को समझ में आया। कमेंट्स भी करिएगा कि मेरा पढ़ाना कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा होगा तो एक कुछ ना लिख सकते हो तो एक दिल का सिंबल भी आता है, आप लोग देखे होंगे, ये भी अगर मेरे को आप लोग भेजेंगे तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा कि चलो मेरे बच्चे लोगों को दिल से बहुत अच्छा लगा है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज के लिए हम इतनी ही पे रुकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।